Hello and welcome friends to yet another video of Fun English class जहां आप मेरे यानी कि सिमरन के साथ सीखते हैं इंग्लिश अपने घर बैठे बैठे अपने ही कंफर्ट पे। तो बैठे बैठे बोर हुए करना है कुछ काम, तो अंताक्षरी शुरू होने से बजाय हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं आज का। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हमें खबरों का ज्ञान तो हो ही जाता है कि आसपास दुनिया में क्या क्या चल रहा है, लेकिन हमारी वोकैबुलरी भी बहुत ठीक हो जाती है। वो कैसे? इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपको कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स का पता चलता है जो शायद आपने पहले ना सुने हो। तो ऐसे ही न्यू वर्ड्स को ढूंढते हुए, उनका मीनिंग पढ़ते हुए उनको यूज़ करो ना अपनी लैंग्वेज में, बातचीत में, और सबको बताओ कि आपकी वोकैबुलरी कितनी बढ़िया हो गई है। इसके लिए ना तो कोई ट्यूशन लेनी पड़ेगी, ना ही कोई क्लासेस लेनी पड़ेगी, बस आपको फन इंग्लिश क्लास वाले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ वोकैबुलरी फ्रॉम न्यूज़पेपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ पे इंग्लिश से जुड़ी छोटी मोटी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। ऑल्सो हम वहाँ पर आपको हमारी नई वीडियोस का अपडेट देते रहते हैं, और जिनको सुन के आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अच्छा, तो न्यूज़पेपर पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिडल पूछती हूँ। तो मुझे बता दो कि अगर डाइनिंग टेबल पे 3 एप्पल्स पड़े हैं, ठीक है, तो उनमें से अगर मैं 2 उठा लेती हूँ तो कितने एप्पल्स हैं बताओ। तो आप सोचो कि कितने एप्पल्स हैं, तब तक मैं न्यूज़पेपर में से जो मैंने वर्ड्स आपके लिए ढूंढ के रखे हैं उन्हें आपको समझा देती हूँ। वीडियो को पॉजिटिवली शुरू करते हुए मैं आपको फर्स्ट वर्ड बताती हूँ। इट इज़ ऑप्टिमिस्टिक। मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक होना वो होता है कि जब आप बहुत ही होपफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए, और किसी चीज़ के लिए बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होना एक फीलिंग है, और ऑप्टिमिस्ट इज़ अ पर्सन जो बहुत ही होपफुल रहता है और जो बहुत ही पॉजिटिव रहता है। तो आज का फर्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। यानी कि अगर आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बहुत ही चीयरफुल है और जिसको हर चीज़ में एक होप दिखाई देती है और बहुत ही पॉजिटिव इंसान होता है ना, वो होता है आपका ऑप्टिमिस्ट पर्सन। तो अगर आपको इसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना है तो आप इसको कैसे करेंगे कि राहुल इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड आई गेट लॉट्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम हिम। मतलब कि वो इतना पॉजिटिव है, इतना ऑप्टिमिस्टिक इंसान है कि उससे इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो पॉजिटिव वाइब्स से याद आया, मेरा अभी लेटेस्ट वीडियो आया है हाउ टू इंकरेज समबडी एंड थ्रू दैट यू कैन ऑल्सो लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो वो वीडियो जाके देखा कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो फटाफट जाके वो वीडियो भी देख लेना और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेना। अच्छा, तो एक बोनस वर्ड है आपके लिए। तो ऑप्टिमिस्ट इज अ पर्सन जो बहुत ही पॉजिटिव होता है। इसका ऑपोजिट होता है पेसिमिस्ट। मतलब कि जिस बंदे को ना दुनिया से कोई होप नहीं रह जाती ना, वो वाला बंदा हमारा पेसिमिस्ट इंसान होता है, जो थोड़ा नेगेटिव सोचता है, जिसको लगता है कि ये जो काम है ये होगा ही नहीं, तो वो आपका पेसिमिस्ट बन जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और वर्ड्स देखते हैं। हाँ, ये वाला अच्छा है। अच्छा, आपको लगता है कि कई बार कोई आपके फ्रेंड्स आपकी बुराई कर देते हैं, या फिर वो ऐसा कुछ बोल देते हैं जो थोड़ा इंसल्टिंग हो जाता है। वैसे ये है तो बहुत बुरी बात और ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन इंसल्ट को हम और भी तरीके से बोल सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं डेरोगेटरी। मतलब कि अगर कोई बंदा इंसल्ट करता है और आपको वो इंसल्ट लगती है तो उसको हम डेरोगेटरी बोलते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि the words used by Seema were so derogatory that I felt bad। मतलब कि सीमा ने कुछ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर लिया था
जिनको मुझे बिल्कुल सुन के अच्छा नहीं लगा, जो बहुत ही इंसल्टिंग थे और थोड़े से डेरोगेटरी थे। तो इंसल्टिंग ना यूज़ करके आप अपनी वोकैबुलरी में एक और न्यू वर्ड जोड़ सकते हैं जो कि है डेरोगेटरी। अच्छा, तो आजकल ना लोगों को गुस्सा बहुत आता है, तो उनका जो टेम्पर होता है ना वो बढ़ जाता है। टेम्पर बोले तो टेम्परेचर नहीं, लेकिन टेम्पर बोले तो अ स्टेट ऑफ माइंड व्हेन यू आर एंग्री। तो न्यू वर्ड आज आपने सीखा एंग्री की जगह टेम्पर। अच्छा, अब इसको यूज भी कैसे करना है? तो हम बोल सकते हैं कि he has got a hot temper, मतलब कि वो हॉट टेम्पर उसके पास है, यानी कि वो बहुत ही गुस्सा करता है, बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति है। ठीक है, या फिर do not point finger towards him or else he will lose his temper। जैसे वो गोलमाल मूवी में वो गोपाल ऐसे करता था कि किसी की उंगली मरोड़ देता था, तो वैसा ही क्योंकि उसका टेम्पर इतना खराब था तो वो अपना टेम्पर लूज करके और किसी की भी उंगली को मरोड़ देता था। Oh, no. तो वैसे ही आप टेम्पर शब्द का यूज कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी चीज को समान तरीके से करना, ना ही ज्यादा अच्छा करना और ना ही ज्यादा बुरा करना को हम मॉडरेशन बोलते हैं। मतलब कि कोई भी चीज न्यूट्रल हो, ना ज़्यादा अच्छी, ना ज़्यादा लंबी, ना ज़्यादा बड़ी और ना ही छोटी गंदी या कुछ, मतलब कि वो बीच में हो। ठीक है, तो उसको हम मॉडरेट कहते हैं। मतलब कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे हमारा पानी होता है, हमारा पानी न्यूट्रल होता है ना ज़्यादा एसिडिक होता है और ना ही ज़्यादा बेसिक इन नेचर होता है। ये तो चलो साइंस की बातें आ गई, इनको हम फिर कभी करेंगे। हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। तो आज का आपने न्यू वर्ड सीखा मॉडरेट, यानी कि पुट शुगर इन माई टी इन अ वेरी मॉडरेट वे। मतलब कि ना ज़्यादा कम और ना ही बहुत ही ज़्यादा, मुझे चीनी ठीक ठीक ही पसंद है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला वर्ड आपने कई दफ़ा एयरपोर्ट पे देखा होगा कि आपके बॉक्स पे या फिर आपका जो बैग होता है उस पर ये वर्ड का ना ठप्पा यानी कि स्टैम्प ज़रूर लगता है। तो अगर आप कुछ ऐसा सामान लेके जा रहे हैं जो बहुत ही डेलिकेट है, कांच का है और शायद टूट सकता है, तब ये वर्ड का इस्तेमाल होता है और ये वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब कि वो चीज़ जो बहुत ही डेलिकेट होती है और टूट सकती है। जैसे कि माई बैग वॉज स्टैम्प्ड विद द वर्ड फ्रेजाइल बिकॉज आई वॉज कैरिंग अ ग्लास बॉटल। मतलब कि मैं एक ग्लास की बॉटल कैरी कर रही थी, इसीलिए मेरे बैग के ऊपर फ्रेजाइल वर्ड का ठप्पा यानी कि स्टैम्प लग गया। ठीक है, तो आप ऐसे फ्रेजाइल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये चीज़ बहुत ही फ्रेजाइल है, या फिर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको लगे कि बहुत ही डेलिकेट है और फ्रेजाइल है, तो आप इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है टॉन्ट। टॉन्ट क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता? मैं बताती हूँ। टॉन्ट का मतलब होता है जब आप किसी को ताना मारे या आपको कोई ताना मारे। तो ये फर्क है इसमें इंसल्ट में और टॉन्ट में। टॉन्ट होते हैं आपके जो ताने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि सीमा taunted me when I did not turn up on time in my office। मतलब कि सीमा ने मुझे ताना मारा क्योंकि मैं ऑफिस में लेट हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। वैसे ऑफिस में लेट नहीं होते, टाइम पे पहुंचते हैं, बट अगर आप हो जाए और आपको कोई ताना मार दे तो ऐसे हिंदी में मत बोलना कि इसने मुझे ताना मारा, बहुत ही हिंदी वाला वर्ड हो जाता है। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि सीमा taunted me या my boss taunted me because I was late in the office। ठीक है,
तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम न्यूज़पेपर से अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर लेते हैं। अच्छा, तो आपने बाहर से सामान तो कभी ना कभी अपनी लाइफ में मंगवाया ही होगा। अगर नहीं मंगवाया है तो आगे चल के ज़रूर मंगवाएंगे, है ना। तो बाहर से जब हम अपनी कंट्री के बाहर से कहीं से सामान मंगवाते हैं उसको हम इंपोर्ट करना कहते हैं। तो आज हमने न्यू वर्ड सीखा विच इज इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है आप कोई भी सामान बाहर से खरीद रहे हैं। अब बाहर से का मेरा मतलब अपने घर के बाहर से नहीं, लेकिन अपनी कंट्री के बाहर से, ठीक है। तो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि माई झुमकाज आर इम्पोर्टेड, मतलब कि ये बाहर से आए हैं, इन्हें इम्पोर्ट किया गया है और मैंने ये बाहर से खरीदे हैं। तो आप ऐसे ना बता सकते हैं किसी को भी कि भाई मैंने तो इम्पोर्टेड ज्वेलरी खरीदी है, या फिर मेरी ड्रेस इम्पोर्टेड है, बाहर से आई है। तो आप इसको ऐसे इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और जनरली अगर आपको इस वर्ड को यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं कि द टायर्स ऑफ माई कार आर इम्पोर्टेड फ्रॉम सो एंड सो कंट्री। मतलब कि ये जो टायर्स हैं इन्हें इंपोर्ट किया गया है बाहर से, ठीक है। जब आपके और आपके भाई में लड़ाई होती है कि आप मुझे रिमोट दे दो और ये रिमोट मेरा है और मेरा सीरियल चलेगा, तो आपकी मम्मी लड़ाई ख़त्म करने के लिए क्या कहती है कि अभी जिसका सीरियल चल रहा है वो वाला बंदा रिमोट ले ले और दूसरा बच्चा बाद में देख ले, है ना। तो तब आपको ये लगता है कि आपकी मम्मी ने ये जो डिसीजन लिया है ना, ये ना ठीक नहीं लिया, पता नहीं बायस होके ले लिया है, उसको रिमोट दे दिया और मुझे क्यों नहीं दिया, है ना। तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि द डिसीजन टेकन बाय मदर वाज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का क्या मतलब होता है कि ये थोड़ा बायस डिसीजन था और ठीक डिसीजन नहीं था। तो इस वर्ड को आप तब यूज कर सकते हैं जब आप कोई पॉलिटिकल इशू डिस्कस कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं जहां आपको बताना है कि ये जो डिसीजन लिया गया था ना, ये सही नहीं था, ठीक है, ये बिल्कुल बायस था, ये एक तरफा था, ठीक है। तब आप इसको बोल सकते हैं कि दिस सो एंड सो डिसीजन इज आर्बिट्ररी इन नेचर, ठीक है। तो आपकी वोकैबुलरी में एक और न्यू वर्ड जुड़ गया। अच्छा, इन वर्ड्स को आप ना ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और लिखिए और अपनी डेली लैंग्वेज में भी इनको इनकलकेट कीजिए, क्योंकि एक बार ही सुन के ये वर्ड्स ना याद नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं तो यही सलाह दूंगी आप लोग को कि आप इन वर्ड्स को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इनका मीनिंग ढूंढिए, इनको डिक्शनरी में सर्च करिए ताकि आपकी मेमोरी में ये बैठ जाए और आप इसे मेमोराइज कर लें, ठीक है। और फन इंग्लिश क्लास को आप तो देख ही रहे हैं और सीख ही रहे हैं हमारे साथ इंग्लिश, तो वहाँ से तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, है ना। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और वर्ड्स देखते हैं। ओके, सो कोई भी चीज़ जब हमारे ऊपर ना फोर्स से आती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं उसको? थ्रस्ट। मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ को हमें धक्का लगाना पड़ता है, या फिर हम कहते हैं ना वो धम से आई और धम से गिर गई, तो मतलब कि हम ये बोलते हैं कि थोड़ा वो फोर्स से आई और एकदम से ना धड़ूम धड़ाम करके गिर गई। तो उस टाइम हम ये आवाज़ें निकालने के बजाय सिंपली ये बोल दें कि शी थ्रस्टेड हरसेल्फ ऑन द फ्लोर, मतलब कि वो एकदम से आई और ऐसे धड़म से गिर गई, ठीक है। तो मतलब कि वो शी थ्रस्टेड, ठीक है, तो वो वहाँ पे वो फोर्स से गिरी है। तो इस वर्ड को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि while पैराग्लाइडिंग शी थ्रस्टेड ऑन द ग्राउंड, मतलब कि वो ऊपर से तो सही उड़ रही थी, लेकिन जब एकदम से नीचे आई ना तो इतने फोर्स के साथ आई तो गिर गई। गाड़ी खराब हो जाती है तो धक्का लगाते हो ना, फोर्स यूज करते हो ना, तो यू थ्रस्ट योरसेल्फ टू पुश द कार बिकॉज द कार वॉज नॉट वर्किंग, है ना।
तो आप फोर्स यूज करते हो। जब भी आप फोर्स यूज करते हैं तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू थ्रस्ट। ठीक है, तो आपने न्यू वर्ड सीखा थ्रस्ट। अच्छा, आई गेस मैंने जितने वर्ड्स आप लोगों के लिए लिए थे वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, और बाकी का होमवर्क आप करेंगे। न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी एक अच्छी हैबिट पड़ जाएगी और आपको दीन दुनिया के बारे में भी पता चलेगा कि भाई बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। कमिंग टू दी एंड ऑफ द वीडियो, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो जो एप्पल्स थे ना वो कितने रह गए थे। तो अगर डाइनिंग टेबल पे 3 एप्पल्स पड़े हो और उनमें से 2 मैं उठा लूं तो तभी भी तो 3 एप्पल्स रहे इन टोटल। ऐसा नहीं है कि एक एप्पल पड़ा रह गया और 2 मैं खा गई, अभी मैंने खाए नहीं है। ठीक है, तो किस किस का आंसर सही था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ऐसे न्यू वर्ड्स जो आपने सीखे हैं, आप ऐसे वर्ड्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इंग्लिश से जुड़ी बहुत ही मज़ेदार खबरें मिलती हैं और हमारे वीडियोस का सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है कि अब मेरी वीडियो आ गई है। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू।